अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा, करोड़ों लोग और करोड़ों लोगों का मुतालबा शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इमरान खान का जेल से आया है पैगाम, अपनी पार्टी और अपनी कौम के नाम। ये पैगाम क्या है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और अब 48 घंटे क्यों अहम है, एक इंतहाई अहम फैसला होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन में कहाँ स्टैंड करती है, बल्ला इंतखाबात में होगा या नहीं होगा, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि अब जजेस की और उनकी बेगमात की तलाशी नहीं होगी, सिर्फ तलाशी होगी आम पाकिस्तानी की। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और फैसला आने में अब चंद घंटे बाकी हैं। इमरान खान ने अपनी कौम और पार्टी के नाम इंतहाई अहम पैगाम जेल से भेजा है और अगले 48 घंटे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और इन 48 घंटों में पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया जाता है या नहीं किया जाता। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है और पीर के दिन इस केस की समाअत होने जा रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से क्या बाहर किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक यही नज़र आ रहा है कि पीटीआई को आपने हर सूरत इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने की हर वो कोशिश करनी है और इस कोशिश को मुकम्मल करना है, यानी तैयारी मुकम्मल करके ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, या फिर कम से कम उनसे बल्ले का निशान जो छीना जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही अपनी बदनीयती का इजहार कर चुके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया। और इस टाइमिंग को ज़रा गौर से देखिएगा, जब इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया और मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, लेकिन बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा रहा और अब ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है एक डिनाइल फेस में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त बहुत कम है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे और 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे और पीटीआई का अभी तक कुछ फैसला ही नहीं हुआ क्योंकि फैसला साज फैसला नहीं कर रहे। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उम्मीदवारों में एक गैर यकीनी की सूरत पैदा की जा रही है ताकि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट का इंतज़ार ना करें और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जो है वो लड़ सकें। और व्यूअर्स, एक टेक्निकल नॉकआउट होगा जिसकी तैयारी जो है की गई। रियासत को इस वक्त पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट की ताकत से किसी सूरत हराया नहीं जा सकता। ज़मीनी हक़ाइक़ और सर्वेस देखे जाएँ तो पीटीआई का वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, इमरान खान की मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, इसलिए वोट से पीटीआई को किसी सूरत नहीं हराया जा सकता। और दूसरी सूरत इस तरह गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके टेक्निकल बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नॉकआउट सिर्फ किया जा सकता है। पूरी कोशिश की जा रही है कि पीटीआई का उम्मीदवार या तो जेल में हो और अगर बाहर होगा तो किसी न किसी केस के अंदर उसे धर लिया जाएगा। अब सवाल, बाज़ लोग एक कन्फ्यूजन पैदा करने की ये कोशिश भी कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाइकआउट कर देगी। व्यूअर्स, आपको बता दें ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि पीटीआई को मजबूर किया जा सके, जिस तरह उन्होंने असम्बली से इस्तीफे दिए और इस तरह वो इलेक्शन का बाइकआउट करें। बाइकआउट करेंगे तो दूसरों को पूरा मौका जो मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में ताख़ीर का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन पीटीआई ऐसा नहीं करेगी। इतलात ये आ रही हैं जी कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत को ये पैगाम दिया है कि आपने भरपूर तरीके से मुहिम चलानी है और मैदान को किसी सूरत भी खाली नहीं छोड़ना। इसी पेश नज़र पीटीआई का अब पहला ऑनलाइन जलसा होने जा रहा है और हमने इससे पहले इमरान खान के ट्विटर के ऊपर रिकॉर्ड टूटते हुए देखे, टिकटॉक पर रिकॉर्ड टूटते हुए देखे,
स्पेसेस जितनी करवाई गई इमरान खान साहब की तरफ से, उसके रिकॉर्ड टूटते हुए देखे। पाकिस्तान के इस वक्त 50 से 60 चैनल्स हैं। इन तमाम चैनल्स की डेली की जितनी व्यूअरशिप है, और जब भी ये मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ या फिर दूसरे लोगों के जलसों को कवर करते हैं, अगर पिछले 2 बरस की व्यूअरशिप को भी आप मिला लें तो इसके कई गुना ज़्यादा हमने इमरान खान के जलसों और ऑनलाइन प्रेजेंस को देखा है। अब क्या ये रिकॉर्ड टूटेंगे? बज़ाहिर कन्वेंशंस करने की इजाज़त नहीं है, जलसे करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई कोयटा जाता है तो उसे अपने ही मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाता है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बचा था, वो है ऑनलाइन जलसे का। और जो तैयारियां की गई और जिस तरह से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है ज़्यादती हो रही है, तो याद रखिएगा कि आज का ये जलसा अपने तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देगा। साबका इमरान खान के जितने रिकॉर्ड्स कायम हुए उसको भी तोड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ऑनलाइन जलसे की व्यूअरशिप पे आपने नंबर्स पे नज़र रखनी है कि पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो इस जलसे में शामिल होते हैं। व्यूअर्स, इसमें सबसे अहम नुकता ये भी होगा, व्यूअर्स, जो इंटरनेट सर्विस है ना, आपने इस पे नज़र रखनी है। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया जाए या फिर स्पीड जो है उसे कम कर दिया जाए और ये जलसा जो है वो लोगों तक ना पहुंच पाए। और इस तरह से हमने माजी में होते हुए भी देखा है। व्यूअर्स, अब ये सवाल कि इलेक्शन इसमें होने क्या जा रहा है, बुनियादी नुकता आपके सामने रख देता हूं कि ये एक ऐसा इलेक्शन होगा जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला जरूर करती हुई आपको नजर आएगी और नून लीग वक्त से पहले ही अपने आप को फेवरेट समझ रही है। मैंने अब से कुछ ही देर पहले इरफान सदीकी साहब का एक इंटरव्यू सलीम साफ़ी के साथ सुना, देखा, और उस इंटरव्यू को देखने के बाद ये सवाल उनसे भी हुआ कि आप कैसे समझते हैं कि आप फेवरेट हैं और वक्त से पहले आपने इस चीज़ का ऐलान क्यों किया। तो जो जवाब आया मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, चूँकि इरफान सदीकी साहब जो हैं वो एक उस्ताद हैं। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आप बहुत बड़े उस्ताद हैं और आपके इस इंटरव्यू पे इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो बातें आपने इसमें कही, नवाज शरीफ का जिस तरह से इकबाल बुलंद किया, आपकी शान में सिर्फ यही जुमला कि जनाब आप बहुत बड़े उस्ताद हैं। लोगों को महंगाई और पीटीआई के साथ होने वाले इस सलूक पर इस वक्त शदीद गम गुस्से का इस वक्त वो इजहार भी करते हुए आपको नज़र आएंगे। इदारे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर नहीं कर पा रहे, अदलिया शदीद तकसीम का शिकार है, मईशत पाकिस्तान के अंदर जिस मकाम पर खड़ी है वहाँ से इसका रिवाइवल कैसे होगा, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। और इरफान सदीकी साहब हमें शाहराएँ जो नवाज शरीफ साहब ने बनाई वो गिनवाते हुए नज़र आएंगे और दूसरी जमातों को और इमरान खान की ज़ात पर हमला करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर ज़ातियात की सियासत तो आप देखेंगे, पाकिस्तान के लिए कोई सियासत नहीं कर रहा। हमें पता तो चले कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। ये जुमले आप सुनते, आपको टेलीविज़न पर अक्सर ये लोग कहते हुए नज़र आएंगे और आप ये जुमले सुनेंगे भी, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या हुआ इसका हल जो है कोई आपको बताता हुआ नज़र नहीं आएगा। हमने जो इंतकाम लेना है, इंतकाम का नारा ज़रूर लगाया जाता है, लेकिन इंतकाम नहीं लेंगे, साथ साथ ये बहाना भी बना दिया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मैं, मेरा, हमारा, हमारे ख़ानदान और हमारे साथ क्या कुछ हुआ, और उनकी जितनी भी लोग उनके साथ जो उनकी पार्टी के अंदर शामिल हैं, जो बयानियाँ बना रहे हैं, सबका यही ख्याल है कि हमें चीज़ों को फिक्स करना है और जिन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की उनके ख्याल में हमें उसका बदला लेना है। व्यूअर्स, जिसके पास अवामी मकबूलियत है वो जेल में है और जिसके पास रियासती सपोर्ट है उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का एक और इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन हमारे सामने आ रहा है और आपने आज की बात को याद रखना है कि ये मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है और इस इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत, क्या रियासत जो है एक विलन बन गई? इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि मकबूलियत में सबसे ऊपर जमात इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है, क्योंकि मरकज़ी क़यादत बशमूल इमरान खान जेल में है और इसके बाहर जो क़यादत है उनके बाहर आने के कोई इम्कानात जो हैं
ہمیں نظر نہیں آ رہے، بہت ہی کم امکانات ہیں۔ بلے کا نشان خطرے میں ہے اور الیکشن کمیشن کی ہر ممکن کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ نہ ملے، جس کا مطلب پارٹی کو الیکشن سے ایک طرح کا جو ہے وہ دور رکھنا، آؤٹ کرنا، یہ ایک پلان کے اندر شامل ہے۔ الیکشن کمیشن اور عدلیہ پی ٹی آئی کو ولن بنا چکی ہے۔ عدالتی فیصلوں اور ریاستی اقدامات کے ذریعے پارٹی قیادت زیر عتاب ہے اور پارٹی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی۔ پولنگ ڈے پر پی ٹی آئی کو ہر ممکن طور پر باہر رکھنے کا پلان اس وقت بنا لیا گیا۔ تاہم ان سب عوامل کے باوجود ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھی، وہ تھی عوامی مقبولیت۔ جتنا عمران خان اور اس کی جماعت کو کیسز، گرفتاریوں اور جیلوں کے ذریعے رگڑا لگایا گیا، اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی ووٹر غصے کی حالت میں ہے اور اپنا غصہ پولنگ ڈے پر باہر نکل کر ضرور نکالے گا، لیکن بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ویورز، دوسری طرف ریاست ہے جس نے اس ووٹر کو روکنے کا پلان بنا رکھا۔ اس پلان کے تحت یا تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائے گا، دل چھوڑ دے گا، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں کھل کر کھیلنے کا موقع نہ مل سکے، انتخابی امیدواروں کو سرے سے ہی جو ہے وہ کھڑا ہونے کا ایک چانس جو ہے، ایک موقع فراہم نہ کیا جا سکے، اور پھر جو پولنگ ڈے سے پہلے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ ہے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کروا دیے جائیں۔ الیکشن نہیں ویورز، پاکستان کے اندر یہ مقابلہ یعنی ایک میچ پڑ چکا ہے ریاست اور پی ٹی آئی کے درمیان، ایک ایسا میچ جس میں امپائر ایک ٹیم کو یا تو ٹائم آؤٹ کروانا چاہتی ہے یا پھر ناک آؤٹ، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس واحد راستہ بھی یہی بچا ہے کہ خان صاحب کو کوئی نہ کوئی عدالتی ریلیف جس کے وہ منتظر بھی ہیں وہ ملے، اور وہ اپنے آپ کو یعنی اس الیکشن سے پہلے جو ہے وہ انتخابات میں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اپنی جماعت کو اتارنے میں کامیاب ہو جائیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں بلہ بچانے میں کامیاب ہو جائے اگر، تو پھر یہ گیم جو ہے وہ آگے شروع ہوگی اور میچ جو ہے وہ دلچسپ ہو جائے گا، کیونکہ 18 دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات پر سماعت ہے اور پی ٹی آئی کو اپنے حتمی دلائل جو ہے وہ دینا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 22 دسمبر کی ڈیڈ لائن تک اپنے امیدوار بغیر کسی رکاوٹ کے نامزد کرنے میں کامیاب ہو جائے اور 13 جنوری کو انتخابی امیدواروں کی شائع ہونے والی حتمی لسٹ میں وہ تمام جو نام یہ فائنل کریں گے موجود ہوں۔ اگر پی ٹی آئی یہ پہلے 3 مرحلے عبور کرنے میں کامیاب ہو گئی تو چوتھا اور سب سے جو اہم مرحلہ ہے وہ خود بخود پار ہو جائے گا، یعنی پولنگ ڈے کا جلد سے جلوس بڑی تعداد میں نہ بھی ہوئے تو پی ٹی آئی کو ووٹر جو ہے وہ خود سے نکلے گا اور پی ٹی آئی کے لیے شاید انتہائی محدود تعداد میں نشستیں جیتنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا اگر یہ تمام کام جو ہے وہ نہ ہوئے۔ اب نون لیگ کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، چونکہ نون لیگ عرفان صدیقی صاحب کے بقول تو اس وقت جی سب سے فیورٹ ہے اور انہیں گیلپ کا حوالہ بھی دیا، لیکن کیا یہ نون لیگ فیورٹ ہے یا پھر لاڈلی؟ اس کی ایک شکل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے پی ڈی ایم حکومت کے 16 ماہ اقتدار میں وزیر اعظم رہنے کا نون لیگ کو بدترین معاشی کارکردگی کے باوجود جو صرف ایک فائدہ ہوا ہے وہ ہے جماعت کی اسٹیبلشمنٹ سے لائن سیدھی ہو گئی۔ اس کا براہ راست جو اثر ہے نواز شریف کے مستقبل پر پڑا، اور جس طرح 21 اکتوبر کو ان کی وطن واپسی کے بعد حالات پیدا کیے گئے، چاہے وہ ان کو ملنے والا عدالتی ریلیف ہو یا پھر اداروں کو سپورٹ، وہ سب کچھ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت لاڈلا کون ہے اور فیورٹ کون ہے۔ اور فیورٹ پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں ہے، بلکہ تجزیہ کاروں کے بیانیے میں، ان کے انالیسس کے اندر، ان کے کالمز کے اندر آپ کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فیورٹ نظر آئیں گے۔ اب ویورز، یہ سوال کہ نون لیگ کو کیا ریاستی سپورٹ جو ہے وہ مل رہی ہے، آپ کو بتا دیں کہ بنیادی وجہ نواز شریف یا ان کی جماعت کی محبت نہیں ہے، بلکہ عمران خان اور اس کی جماعت سے نفرت ہے۔ اس وقت وہی ہو رہا ہے جو پاکستان میں پہلے کئی بار ہو چکا، یعنی ایک جماعت کو لانے کے لیے دوسری کو آؤٹ کرنا۔ ریاست کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو سپورٹ کرنے سے یہ صرف وہ عمران خان سے اس بیانیے پر بدلہ لے گی، بلکہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بھی قائم کر لے گی جو اس کے اشاروں پر چلے گی۔ مگر یہاں ایک مسئلہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کے احتسابی بیانیے کا، اور میاں صاحب نے چند دنوں کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر ماضی میں
अपने निकाले जाने का हिसाब लेने की बातें जो वो शुरू कर दी है। इरफान सदीकी साहब से भी आज ये बात हुई तो उन्होंने कहा जी पता तो चले ना कि असल में हुआ क्या था। और जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है शौकत सदीकी साहब का और फैज़ साहब को बुलाया गया तो फिर पता चल जाएगा कि बेनिफिशरी कौन था और किसने क्या कुछ किया। ये बयानिया खुद नवाज शरीफ उनकी जमात के लिए इक़्तिदार में आने के बावजूद मसला पैदा कर सकता है, चूँकि ये सवाल वहाँ पर भी हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है आपके उनसे हालात ख़राब नहीं होंगे, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जनाब हम तो नहीं कर रही, पाकिस्तान की अदलिया कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की अदलिया आपका साथ दे रही है और इस्टेब्लिशमेंट बैठ कर देख रही है कि आपने अगर फैज़ हमीद साहब को बुलाना है या जनरल बाजवा को बुलाना है तो नोटिस अदलिया करेगी और फिर कल को आप कहेंगे कि जनाब ये हमने नहीं किया बल्कि ये पाकिस्तान की अदालतों ने किया। व्यूअर्स, नून लीग अब कहाँ खड़ी है? तमाम तर रियासी सपोर्ट के बावजूद नून लीग की अवामी मकबूलियत इंतहाई कम है और इसकी बुनियादी वजह क्या है? पीडीएम हुकूमत की बदतरीन मौशी कारकर्दगी और अवाम का महंगाई पर शदीद गुस्सा। नवाज शरीफ का बार बार 90 की दहाई की अपनी पुरानी सीवी अवाम के सामने पेश करना, नून लीग के पास किसी वाज़े मौशी रोड मैप का ना होना, अवाम में नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आने के तासुर को नापसंद किया जाता है। इस खदशे का मौजूद होना कि इक़्तिदार में आते ही नवाज शरीफ फिर इसी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करेंगे जो इसको लाएगी और मुल्क को एक और अफरा तफरी के लिए जो है एक नए स्पेल से हम दो चार जो है वो होता हुआ देख रहे हैं। ताहम इन खदशात के बावजूद मौजूदा हालात को देखते हुए ये बासानी कहा जा सकता है कि नून लीग इंतखाबात जीतने के लिए ये फेवरेट है। अवामी सपोर्ट हो या ना हो ये चीज़ जो है ना मायने नहीं रखती, चूँकि रियासत जो है फैसला कर चुकी है। नून लीग के मुमकिन तौर पर इक़्तिदार में आने की सूरत में ये तो हो सकता है कि मुल्क एक और सियासी बहरान से दो चार हो जाए और इंतखाबात की शफाफियत पर एक बड़ा सवाल उठ जाए, मगर फ़िलहाल नून लीग बाराती और दूल्हा जो है वो इस वक्त बनी हुई है। मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे आज हैरानगी हुई और ये प्रोग्राम करते हुए मुझे ये बातें जो है मेरे जहन में इस वक्त घूम रही हैं। इरफान सदीकी साहब ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते, लेकिन जमात की ख्वाहिश है। और ख्वाहिश कैसी है? देखें जी, ये पाकिस्तान को आगे ले जाना ये ख्वाहिश नहीं है। मैं हैरान था कि इरफान सदीकी जैसा बंदा ये बातें कर रहा है। मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि सर आप बहुत बड़े उस्ताद हैं, तो वो जो कहा जाता है ना कि किसी को कि यार तुसी तो बड़े उस्ताद हो, तो ये वो उस्तादी इन्होंने दिखाई कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा जी। ये पार्टी की ख्वाहिश है कि हम एक रिकॉर्ड बनाएं। कभी आपने पाकिस्तान के हालात को ठीक करने का भी कोई रिकॉर्ड बनाया? आम पाकिस्तानी के हालात क्या ठीक होंगे ये भी कोई रिकॉर्ड बना ले, लेकिन ख्वाहिश है कि चौथी दफ़ा हमने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। ख़ानदान और हुक्मरान और ये और वो, ये सब जो है ना ये पाकिस्तान को लूटने का एक टोला है और इससे ज़्यादा ये लोग कुछ नहीं है। व्यूअर्स, नून लीग की तो कहानी मैंने आपके सामने रख दी कि नून लीग क्या कर रही है और पीपल्स पार्टी अब वो कहाँ स्टैंड करती है। क्या वो पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी? ये एक ऐसी जमात है जी जिसका मौजूदा इंतखाबात में स्टेक बहुत कम है और जितना पिछले इलेक्शंस में रहा, यानी सिंध में मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाएगी, ये चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं ये, और सिंध के अंदर मुसलसल हुकूमत ये चौथी बार बनाएंगे। पंजाब से आउट रहना, क्योंकि अब इसका वहाँ से सफाया हो चुका है और पंजाब में नून लीग और पीटीआई की एक तरह से ना लड़ाई जो है वो आपको दो तरफा लड़ाई है, यानी इनकी लड़ाई नून के साथ है और फिर नून पीपल्स पार्टी आमने सामने है और यहाँ पर ये सीट एडजस्टमेंट तो खैर कहीं भी नहीं कर रहे, लेकिन ये इनकी लड़ाई जो है वो आपको, चूँकि नून लीग ने पंजाब में सिर्फ काफ लीग से यानी चौधरी शुजात साहब से जो है वो सीट एडजस्टमेंट करनी है। कौमी असम्बली में कमोबेश इतनी ही नशिस्तें हासिल करना मुझे नज़र आ रहा है कि करेंगी जितना इन्होंने इससे पहले हुकूमत बनाते वक्त यानी इत्तेहादी हुकूमत बनाते वक्त हासिल की थी। अब बिलावल बामुकाबला जरदारी, इसमें भी कोई हकीकत है? तो इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि बिलावल ने अपनी तोपों का रुख जो है ना नवाज शरीफ की तरफ कर रखा है, जिसमें वो ना सिर्फ नवाज को ललकारते हैं बल्कि वो लाडला होने का जो है वो बार बार नारा भी लगा रहे हैं, जिससे नवाज शरीफ को काफ़ी परेशानी भी हुई। और दूसरी तरफ जरदारी साहब जो है इसके बरक्स मौक़िफ़ अपनाते हैं और जो दोनों बाप बेटा है ना ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, सिर्फ अपना वज़न बढ़ा रहे हैं, जिसका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपना वज़न बढ़ा रही है कि जब कल हुकूमत बनेगी तो हम इस्तेमाल नहीं होंगे और हम कुर्बानी नहीं देंगे, बल्कि हमें सिस्टम में फ़ायदा पहुंचाया जाए। अगर आप इन तमाम जमातों के बयानियों को देखें ना और जो स्टेटमेंट्स और जो पॉलिटिकल
اس وقت بیان بازی ہو رہی ہے تو سب لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ہم سیاست میں الیکشن کے اندر اس لیے آ رہے ہیں تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے. نواز شریف صاحب ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں. خاندان کے اندر کوئی چشم و چراغ ایسا بھی ہو جس کے قصے کہانیاں آنے والی نسلوں کو بتائی جائیں کہ تمہارے دادا تمہارے نانا ملک کے 4 بار وزیر اعظم بنے. اور دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی کے لوگوں کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ بار بار یہ کہیں گے جی جناب مجھ سے جو وعدہ کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے کہ تمہیں کرسی پہ بٹھایا جائے گا. سب لوگوں کو نا اقتدار اور کرسی کا ایک گھمنڈ ہے اور اس کرسی تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب ایک کام یہ ہوا ہے جی کہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست چلی گئی ہے، اور یہ پشاور ہائی کورٹ ہے جہاں پر یہ درخواست جو ہے وہ گئی ہے. اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ باقر علی نجوی صاحب کے حوالے سے خبر یہ بھی آئی تھی کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں، کہ جب یہ فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ دیا، اس کے بعد اپیل میں جب الیکشن کمیشن گیا تو باقر علی نجوی صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہوئے، اور وہ یہ کہتے تھے جو بتایا گیا کوٹ ان کوٹ کہ ایک خام خواہ کا رگڑا لگایا گیا اور جان بوجھ کر جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ اس کیس کے اندر گھسیٹا گیا، اور دونوں فریقین کو سننے کے بعد میرٹ پر فیصلہ سنایا گیا. لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اب پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے ایک درخواست دائر کی ہے، اور کیا کہا درخواست کے اندر کہ عدالتی عملے کی خدمات حاصل کی جائیں، اور جو لوگ اس وقت بیوروکریسی جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی ایگزیکٹو کو، ناٹ بیوروکریسی میں تو خیر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایگزیکٹو جو اس میں استعمال ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. اب معظم بٹ ایڈوکیٹ نے یہ درخواست دائر کی ہے، لیکن 18 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر تو کر دیا گیا، لیکن فیصلہ کیا ہوگا ججز نے پڑھ لیا ہوگا نا، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا کیا سوچ رہی ہے. تو ایک طرح سے یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، اور پشاور ہائی کورٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے خلاف جائے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھے تو ایک اپیل دائر کی جائے اس فیصلے کے خلاف، اور پھر دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ کتنی جلدی سے نظر ثانی کی اپیل جو ہے اسے فکس کرتی ہے. آپ نے نواز شریف کی اپیلیں تو فکس کروا دی 4 سال بعد، لیکن یہاں پر کیا اسے فکس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہوگا. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے نوٹسز کیے ہیں جی، 2 نگران وزراء کی کرسی خطرے میں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شفاف انتخابات کے لیے نگران وفاقی وزراء کو ہٹانے کی درخواست جو ہے سماعت کے لیے مقرر کی ہے، اور 19 دسمبر کو یہ سماعت ہوگی. اور اس میں نگران وزیر اعظم نوار الحق کاکڑ صاحب کو، فواد حسن فواد اور مشیر احد چیمہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہ 2 لوگ کون ہیں، یہ نون لیگ کے اتنے قریب ہیں کہ یہ وہ طوطے تھے جن میں کسی کی جان تھی، آج یہ مشیر ہیں، اور نگران حکومت کو بتا دیں کہ بھجن آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا کیا کام جو ہے ہم آپ سے لے سکتے ہیں اور ہم نے آپ کے کیسے کام آنا ہے. تو یہ پاکستان کا نظام ہے. میں آخر میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ بھی پہلی دفعہ ملک کے اندر ہوا کہ نوٹیفیکیشن سیکٹری ایویشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تمام جو اے ایس ایف جو ایئرپورٹس جو سٹاف ہے، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے، اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب جج صاحبان، ان کی بیویاں، بیگمات، بچے، ان کی تلاشی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اب پاکستان کے اندر کون کیا کر رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے ان کی، لیکن ان کی تلاشی نہیں ہوگی. تلاشی ہوگی صرف عام پاکستانی کی تلاشی ہوگی، آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کی تلاشی اگر نہیں ہوگی تو وہ ان لوگوں کی نہیں ہوگی. اب یہ تلاشی والا جو معاملہ ہے نا، یہ اس سے پہلے قاضی صاحب سے بھی کسی نے تلاشی لینے کی جب بات کی تھی اور منی ٹریل کی بات ہوئی تو انہوں نے تلاشی دینے سے انکار کر دیا. اور آج بھی ایک فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان کا موجود ہے کہ ججز سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. سے پوچھنا ہے آپ نے عام آدمی سے پوچھنا ہے پاکستان کے غریب لوگوں سے پوچھنا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اور اس طرح سے تو لوگوں کو اگر آپ ایک کلین چٹ دیتے رہیں گے تو نظام ایسے نہیں چلے گا، نظام گر جائے گا. اور اس خبر کو سننے کے بعد ایک دفعہ تو میں سکتے میں چلا گیا کہ یار
जजेस और उनकी बेगमात से नहीं आप पूछ सकते, अगर वो पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं तब भी आप नहीं पूछ सकते, और अगर उनकी जायदादें बाहर हैं तब भी आप नहीं पूछ सकते, पाकिस्तान के अंदर उनके असासे कितने हैं तब भी आप नहीं पूछ सकते, और अगर किसी के असासों की कोई बात करे, कोई चीज़ें निकाल कर लेकर आए तो उल्टा उसका एहतसाब शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान अब उस मकाम पर खड़ा हुआ है जहाँ पर आपके वोट की ताकत ही से जो है वो बदल सकती है। दुआ करें कि तमाम सियासी जमातों को मौका यकसर मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात की जा रही है वो हो, तभी जो है इनकलाब जो है जमहूरियत के ज़रिए आ सकते हैं। अदरवाइज़ तो किरदार बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट वहीं का वहीं खड़ा है। सिर्फ कुर्सी तक पहुंचना है, अलाइंसेस बन रहे हैं, लोगों की मर्ज़ी की हुकूमत आ जाएगी, लेकिन ये हुकूमत कितनी देर चलेगी ये सवाल है। क्योंकि हमने नवाज़ शरीफ की इससे पहले भी जो यारी है वो टूटते हुए देखी है, तो अब क्या चौथी बार इनकी दोस्ती यारी जो इनके मुताबिक सब पर भारी है, ये ज़्यादा देर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये एक बुनियादी सवाल है। व्यूअर्स, आज का ये शो था हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।